हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग अपनी टॉपिक में चलने से पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो पहले संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। समाजशास्त्रीय जो प्रकारवाद होता है वो मानव शास्त्र के संरचनात्मक प्रकारवाद उपागम से बहुत मिलता जुलता है। जो उपागम है, इसका कॉन्सेप्ट है, इससे काफ़ी मिलता जुलता है जो हमारा समाजशास्त्रीय प्रकारवाद है। मानव शास्त्र के इस उपागम का प्रयोग आदिवासी समाजों के उन स्वरूपों को अध्ययन करने के लिए किया गया जो समाजों में एकता के अध्ययनों का में अपना योगदान देते हैं। यानी कि ऐसे प्रकार जो समाज में की एकता में अपना योगदान देते हैं, ऐसे जो प्रकार हैं उनका अध्ययन करने पर इसमें जोर दिया जाता है। जो लोग इस उपागम का प्रयोग करते हैं उन लोगों का उद्देश्य समाज की व्यवस्था तथा उससे उत्पन्न होने वाले प्रतिमानों का अध्ययन करना होता है। इसके सैद्धांतिक तथा आनुभविक विश्लेषण इस अनुमान पर आधारित होते हैं कि समाज में एकता और स्थायित्व विद्यमान है और यह धरोहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। भारत में जो तार्किक शोध के लिए इस जो उपागम है, ये जो अप्रोच है, इसका ये पर्सपेक्टिव जो है, इस पर्सपेक्टिव का उपयोग का श्रेय प्रोफेसर एम.एल. श्रीनिवास को जाता है। इसके अतिरिक्त एस.सी. दुबे, मैकिम मैरियट, I.P. देसाई, D.N. मजुमदार आदि ने इसी प्रकार के क्षेत्रीय कार्य किए हैं। तो आज हम जिस प्रकारात्मक ये संरचनात्मक प्रकारात्मक जो जिनके समाजशास्त्री हैं आपके इंडियन सोसाइटी में, उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे एम.एल. श्रीनिवास की। एम.एल. श्रीनिवास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एम.एल. श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1999 में। इनका जो पूरा नाम है वो है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। श्रीनिवास को संस्कृतिकरण की अवधारणा और उसको पूरे विश्व में एक नायक के रूप में स्थापित किया है। उनकी यह धारणा भारत में हो रहे परिवर्तन, विशेषता, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है। भारत ही नहीं, विदेशी समाज के वैज्ञानिकों ने भी भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए समानता संस्कृतिकरण के उपागम का उपयोग किया है। श्रीनिवास भारतीय समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र में अपने गहन अध्ययन यानी कि सहभागी अवलोकन पद्धति के रूप में या जनक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी। श्रीनिवास का जन्म 16 नवंबर 1916 में मैसूर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने M.A. LL.B. PhD मुंबई विश्वविद्यालय से किया तथा डी.लिट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से किया। श्रीनिवास बम्बई विश्वविद्यालय में घूरी के शिष्य थे और वे महाराजा समाजी राव विश्वविद्यालय से बड़ौदा तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में क्रमशः प्रोफेसर रहे। आज हम लोग श्रीनिवास ने जिन उपागम या पर्सपेक्टिव का योगदान दिया है भारतीय समाज शास्त्र में, उसमें हम संस्कृतिकरण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृतिकरण क्या है, क्योंकि ये श्रीनिवास का सबसे ज़्यादा जो मशहूर या कह लीजिए बहुत ज़्यादा प्रचलित अवधारणा या उपागम है, जो इनको विश्व की जो दृष्टिपटल है, समाजशास्त्र की जो दृष्टिपटल है, उसमें इनको एक समाजशास्त्री के रूप में स्थापित किया था। तो आज हम लोग संस्कृतिकरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। संस्कृतिकरण जाति व्यवस्था की संरचना के अंदर क्रियाशील रहने वाली परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द
क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया में संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति अथवा कोई जनजाति या द्विजाति, ठीक है, द्विजाति मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। द्विज जो शब्द होता है वो ब्राह्मण के लिए यूज़ किया जाता है प्रायः। तो प्रायः द्विजाति के समान अपने रीति रिवाजों, कर्म कांडों, विचारधारा और जीवन शैली है यानी कि लाइफ स्टाइल है उसको बदलने लगते हैं। और अधिक स्पष्ट करने के लिए वे आगे लिखते हैं कि संस्कृतिकरण का तात्पर्य नवीन रीति रिवाजों और आदतों को अपनाना मात्र नहीं है, अपितु उस नए विचारों, मूल्यों को अनावृत करना भी है, यानी कि आंतरिकरण करना भी है, यानी कि अपने अंदर उसको समावेशित करना भी है, जिसे धार्मिक लौकिक दोनों प्रकार के संस्कृत जो साहित्य है, जो संस्कृत साहित्य के विशाल भंडार भरे हुए हैं हमारे भारतीय समाज में, उसमें दोनों प्रकार के जो साहित्य आते हैं उसमें अनेक स्थानों पर इनकी जो चर्चा की गई है उसके बारे में ये लागू होता है। जैसे कि धर्म, कर्म, पाप, माया, संस्कार, मोक्ष जैसे धर्मशास्त्रीय विचार इसके उदाहरण या एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं। सामान्यतः संस्कृतिकरण ऊर्ध्व गतिशीलता को प्रेरित करती है। इसके साथ जुड़ी हुई गतिशीलता के द्वारा व्यवस्था में पदात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है, पदात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन संपूर्ण व्यवस्था की जो संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा संस्कृतिकरण के द्वारा हमेशा जाति जो व्यवस्था होती है उसमें पदात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन संरचना वैसे की वैसी बनी रहती है। जो संरचना है, सामाजिक संरचना या ढांचा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के लिए सबसे पहले ब्राह्मणीकरण शब्द का यूज़ किया था, लेकिन बाद में आलोचना होने के बाद इस शब्द को हटाकर इस शब्द को संस्कृतिकरण के नाम से संबोधित किया गया। संस्कृतिकरण के साथ ही एक अन्य अवधारणा प्रभु जाति, ठीक है, प्रभु जाति के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसके साथ ही इन्होंने इसका यूज़ किया हुआ है। यह अवधारणा वास्तव में संस्कृतिकरण के साथ ही जुड़ी हुई है। श्रीनिवास ने उस जाति को प्रभु जाति कहा जिसकी एक क्षेत्र विशेष में संख्या अन्य जातियों की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है एवं पारंपरिक पदानुक्रम में जिसकी स्थिति काफ़ी नीचे नहीं होती है और जो आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध मानी जाती है या होती है। प्रभु जाति की अवधारणा अपने आप में विशिष्टता रखती है क्योंकि इसका आधार उच्चता या निम्नता न होकर वह उच्चता या निम्नता, यानी कि उच्चता निम्नता मतलब जो हमारी जाति है उच्च जाति निम्न जाति इस आधार पर बटी हुई है ना, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा प्रभु जाति की जो अवधारणा है वो उच्चता निम्नता के आधार पर नहीं अपितु आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के साथ वह जाति विशेष में संख्यात्मक दृष्टि से प्रमुखता रखती है। वास्तव में इसमें शक्ति सत्ता पर अधिक जोर दिया गया है, उच्चता निम्नता के आधार पर नहीं बल्कि शक्ति और सत्ता पर इसमें विशेष जोर दिया गया है प्रभु जाति में। श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति की जो कारक होते हैं वो 4 कारकों से ये जुड़ी मानी जाती है। कौन कौन सी? पहला है इसमें संख्यात्मक शक्ति, यानी कि उस जाति की जो संख्या है उसमें स्थानीय तौर पर बहुत ज़्यादा हो। सेकेंड है संसाधनों पर नियंत्रण। संसाधन क्या होंगे यहाँ पर? भूमि, यानी कि उनके पास अधिक से अधिक भूमि होनी चाहिए। राजनीतिक शक्ति पर अधिकार और सामाजिक व राजनीतिक परिस्थिति उनकी ऊंची होनी चाहिए। ग्राम समुदाय में प्रभु जातियां इन्हीं तत्वों पर आधारित हैं। नवीन परिवर्तनों के संदर्भ में श्रीनिवास ने अपने बाद के लेखनों में स्वीकार किया कि प्रभुत्व में अब कई कारक और जुड़ गए हैं, है ना। जिस समय उन्होंने अध्ययन किया था प्रभु जाति का उसमें से केवल ये 4 कारक ही जोड़े थे, लेकिन जैसे जैसे जो परिवर्तन का उनको जो गतिशीलता है उसके बारे में उनको नॉलेज बढ़ती गई, उन्होंने
जो प्रभु जाति है उसके बारे में और कई कारक बाद में जोड़े हैं। ये कारक क्या है देख लेते हैं। वो जो श्रीनिवास हैं अपने बाद की जो लेखन है, अपनी बाद की जो लेखनी है उसमें इन कारकों को जोड़ते हैं, जैसे कि पश्चिमी शिक्षा, आरक्षण की व्यवस्था, प्रशासन में निम्न जाति के लोगों के उच्च पदों पर नौकरियां, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ठीक है, पीसीएस है, इन सब पे, तथा आय के कई नगरीय स्रोत, यानी गांव में रहते हैं लेकिन शहरों से भी कई व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं जहां से उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इन सभी ने अब किसी गांव में विशिष्ट जाति समूहों की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसके कारण जो प्रभु जाति के प्रारंभिक आधार बताए गए थे कौन कौन से, संख्यात्मक शक्ति है, अधिक से अधिक भूमि पर नियंत्रण है, राजनीतिक शक्ति है और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की क्या है, वो जो कारक हैं अब वो इनके आगे लड़खड़ा गए हैं। स्वतंत्रता के बाद वयस्क मताधिकार, पंचायती राज की शुरुआत में निम्न जातियां विशेषकर हरिजनों में आत्मसम्मान और शक्ति की एक नवीन भावना का इन्होंने संचार किया है। इन जातियों को अब गांव से लेकर संसद तक सभी निर्वाचित संस्थाओं में आरक्षित सीट प्राप्त है। ग्रामीण भारत में अप्रभुत्व का मुद्दा केवल स्थानीय आधार पर नहीं वैध माना जाता, बल्कि इसका निर्धारण व्यापक क्षेत्र के आधार पर होता है। पहले क्या था, आरक्षण की व्यवस्था थी नहीं, तो इन लोगों को कोई सीट नहीं प्राप्त होती थी निम्न जाति के, लेकिन चूंकि अब इनको आरक्षण प्राप्त है तो ये इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बहुत उच्च ग्राफ पर पहुंच चुका है, ये कहने की बता रहे हैं कौन, श्रीनिवास। वास्तव में जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का जो प्रमुख आदर्श है, श्रीनिवास कहते हैं कि अगर हम संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का आदर्श माने तो यह किसी क्षेत्र की प्रभु जाति ही होती है, यानी कि जो उस क्षेत्र में प्रभु जाति के रूप में होता है, व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों का अनुकरण, उन्हीं के जो रीति रिवाज हैं, उनके संस्कार हैं, उनका अनुकरण करना शुरू कर देता है। संस्कृतिकरण की विशेषताएं क्या होती हैं देख लेते हैं। संस्कृतिकरण जातीय गतिशीलता को स्पष्ट करने वाली प्रक्रिया है और संस्कृतिकरण से संबंधित निम्न जातियों की स्थिति में सुधार हो जाता है। लेकिन जाति जो व्यवस्था की संरचना है, ये ढांचा है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले बताया ना कि पदानुक्रम यानी कि पदात्मक परिवर्तन होता है, संरचना में कोई परिवर्तन इसमें नहीं आता है। यदि कोई उच्च जाति निम्न जाति का अनुकरण करके मांसाहार है, अपवित्र पेशे का अनुकरण है, तो इसे हम संस्कृतिकरण न कहकर असंस्कृतिकरण के नाम से संबोधित करते हैं। यानी कि हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की जो प्रभु जाति है वो निम्न हिंदू जाति हो सकती है, जनजाति हो सकती है, तो वहाँ अगर वो इस संस्कार को अपनाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ के लोग उस प्रभु जाति को अपना आदर्श मानकर वो इन चीज़ों को अपना लें। तो वहाँ पर हम इस सब जो शब्द है, श्रीनिवास ने जो शब्द कहा है संस्कृतिकरण, वहाँ संस्कृतिकरण न कहकर हम उसको असंस्कृतिकरण के नाम से संबोधित करेंगे, ये कहना है श्रीनिवास का। संस्कृतिकरण का संबंध सामाजिक संरचना में होने वाले आंतरिक परिवर्तन से होता है, यानी कि पदात्मक परिवर्तन होता है, जाति के अंदर परिवर्तन होता है, इसी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह प्रक्रिया जो होती है वो सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुकरण से संबंधित है, यानी संस्कारों का आप पालन करते हैं या जो संस्कार हैं उनका आप अनुकरण करते हैं। श्रीनिवास अगली जो विशेषता बताते हैं इसकी, वो कहते हैं संस्कृतिकरण एक सामूहिक प्रक्रिया है, यानी कि इसमें कोई एक व्यक्ति अपने संस्कारों को चेंज कर ले ऐसा नहीं है। इसमें पूरा जो समूह होता है, जो पूरा समाज होता है, उस जैसे उस समूह एक व्यापक समूह है ना, एक व्यापक समूह जब उस संस्कारों को करता है, उस संस्कारों का अनुकरण करता है, तब हम इसको कहते हैं सामूहिक प्रक्रिया। तो संस्कृतिकरण में यही सामूहिक प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, कोई एक व्यक्ति या कोई एक दो चार व्यक्ति करने से ये संस्कृतिकरण नहीं कहलाएगा। संस्कृतिकरण का संबंध उच्च जातियों की केवल उन सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुकरण करती है जो हिंदुओं के व्रत परंपराओं से संबंधित हैं। जो बड़ी बड़ी परंपराएं हिंदू जाति में निभाई जाती हैं, संस्कार निभाए जाते हैं, उससे संबंधित होते हैं और वह इन्हीं का अनुकरण करते हैं। जैसे यज्ञोपवीत धारण करना, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ को धारण करना,
संस्कारों की पूर्ति करना, जो भी हमारे 16 संस्कार माने जाते हैं उन संस्कारों की पूर्ति करना, शाकाहारी भोजन करना, अपवित्र पेशों को त्यागना और तीर्थ यात्राएं करना और परंपरागत ढंग से त्योहारों और व्रतों को पूरा करना इसी प्रकार के आचरण माने जाते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया विरोध रहित नहीं होती है, अर्थात जो यानी कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जब समूह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में अपने आप को चेंज करता है, अपने संस्कारों को चेंज करता है, तब उच्च जातियों द्वारा इसका व्यापक विरोध किया जाता है। ऐसा नहीं है क्या आप चेंज कर रहे हैं तो उसका विरोध नहीं किया गया। अगर संस्कृतिकरण जो इनकी बुक है उसमें आप अगर पढ़ेंगे उस बुक को तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर रक्तपात भी हुआ है ना। रक्तपात ऐसा नहीं है कि बिना कोई संघर्ष विरोध किए सब कुछ हो गया। वहाँ पर रक्तपात भी हुआ है, कैसे किस किस जाति ने किस तरह से विरोध किया है ये वो पूरी बुक में लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं कि ये केवल उन सांस्कृतिक विशेषताओं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जब निम्न जातियाँ उच्च जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करती हैं तो उच्च जातियों द्वारा इनका व्यापक विरोध किया जाता है। और इसका तात्पर्य है कि संस्कृति की जो करण की प्रक्रिया है उसमें निम्न जातियों की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन तुरंत नहीं हो जाता है कि आपने अपनाया और आपका जो परिवर्तन है, जो पदात्मक परिवर्तन हो गया, बल्कि ये 1-2 पीढ़ी के बाद इस जो परिवर्तन है, अनुकरण है, उसको स्वीकार करके ये बताया जाने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे विश्वकर्मा हैं, एग्जाम्पल ये उन्हीं की बुक में लिखा हुआ है, श्रीनिवास की बुक में ही ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जो विश्वकर्मा थे तो वो कई पीढ़ी तक इसका 1-2 पीढ़ी तक इसका जो द्विजाति हैं उनका अनुकरण करते रहे, जनेऊ धारण करते रहे हैं। ये सब करके उन्होंने बाद में अपने आप को विश्वकर्मा ब्राह्मण के रूप में घोषित कर दिया। तो इसी प्रकार की कई जातियां हैं जो अपने आप को ब्राह्मण के रूप में घोषित करती हैं। जैसे भील जाति ने अपने आप को ठाकुर घोषित कर दिया। तो इस तरह से बहुत सी जातियां हैं जो इस तरह के कार्य कर रही हैं। आदि यानी कि कोई निम्न जाति नहीं, जनजातियां भी इसमें शामिल हैं। संस्कृतिकरण 2 तरफा प्रक्रिया मानी जाती है, यानी कि आप हो सकता है कि आप क्योंकि प्रभु जाति से जुड़ी हुई है तो हो सकता है स्थानीय तौर पर अगर कोई उच्च संस्कारिक जो परिस्थिति है उसमें प्राप्त अगर कोई युवक जो समूह होगा अगर वो प्रभु जाति है तो लोग उसका अनुकरण करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई वहाँ की स्थानीय प्रभु जाति कोई निम्न हिंदू जाति है या जनजाति है तो लोग उसका भी अनुकरण कर सकते हैं। यानी कि 2 तरफा प्रक्रिया मानी जाती है, वो ग्रहण कर भी सकते हैं या उनकी प्रभु जाति इतनी प्रबल है कि आप जो दूसरे लोग हैं उनका अनुकरण कर लें। संस्कृतिकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। श्रीनिवास कहते हैं जो संस्कृतिकरण है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऐसा कोई युग नहीं रहा है जब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नहीं रही हो। वो कहते हैं कि अपनी बुक में वो कहते हैं कि जो ठाकुर हम जिनको कहते हैं वो क्षत्रिय, ठाकुर नहीं क्षत्रिय, जो क्षत्रिय हम जिनको कहते हैं उनका युग तो काफ़ी पहले समाप्त हो गया था। जो आज अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं वो जो क्षत्रिय हैं वो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही बने हुए हैं। ये वास्तव में क्षत्रिय नहीं है, ये बोलते हैं श्रीनिवास अपनी बुक में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। हम आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्लासेस आपका हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे लौकिकीकरण या सेकुलराइजेशन, ठीक है, धर्म निरपेक्षीकरण। इनका श्रीनिवास का अगला कॉन्सेप्ट हम लोग इसका पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, लेकिन जाने से पहले आप मेरी क्लास सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू।